नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 25th एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध शायर इकबाल के एक चर्चित शेर की एक अद्भुत पंक्ति है। वो पंक्ति है, सितारों के आगे जहां और भी है। मतलब दुनिया में कोई एक ही तथ्य या सत्य अंतिम नहीं है। एक ही तथ्य या सत्य को अंतिम मानने वाले विकट परिस्थितियों में लकीर का फकीर बनकर रह जाते हैं। शायर इकबाल के शेर की यह पंक्ति कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे दुनिया के कई देशों के नेतृत्व पर लागू होती है। ऐसे नेतृत्व पर जिन्होंने कोरोना के मोर्चे पर सामाजिक दूरी और लॉकडाउन को ही इस महामारी से बचने का एकमात्र विकल्प मान लिया है। जबकि दो देशों दक्षिण कोरिया और स्वीडन ने बताया है इन विकल्पों के बगैर भी कोरोना से सफलतापूर्वक जंग लड़ी जा सकती है। यह भी बताया कि लॉकडाउन का विकल्प से होने वाला नुकसान कोरोना से होने वाले नुकसान से भी बहुत ज्यादा है। दोनों देशों ने कोरोना के खिलाफ जंग में बिना लॉकडाउन का सहारा लिए न्यूनतम नुकसान झेलकर दुनिया को बताया है कि इस महामारी से लड़ने के लिए नेतृत्व में दूरदर्शिता होना एक अनिवार्य शर्त है। कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान स्वीडन और दक्षिण कोरिया का मॉडल आज दुनिया भर के लिए एक नजीर बन गया है। कोरोना के जन्मदाता चीन का पड़ोसी होने के बावजूद दक्षिण कोरिया ने इस महामारी को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे समय में जब दुनिया के करीब 35 लाख लोग इस वायरस की चपेट में हैं, करीब 2.5 लाख लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं, तब दक्षिण कोरिया में बाजार खुले हैं, चर्च में प्रार्थना शुरू होने वाली है और पसंदीदा खेल फुटबॉल की जंग शुरू होने वाली है। इससे पहले अप्रैल महीने में ही दक्षिण कोरिया ने आम चुनाव संपन्न कराकर दुनिया को हतप्रभ किया था। इसी कड़ी में दूसरा देश स्वीडन है, ऐसा देश जिसने यूरोपीय देशों के इतर अपने यहां लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के विकल्प को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। कोरोना का प्रभाव बढ़ने के बावजूद व्यापारिक गतिविधियां जारी रखी, स्कूल खुले रखे। तब स्वीडन को दुनिया की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। विशेषज्ञों ने यहां तक कहा कि स्वीडन के शासन के लिए लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं। मगर अब तस्वीर उल्टी है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,88,000 है। यहां अब तक 27,000 लोग जान गंवा बैठे। इसकी तुलना में स्वीडन में कोरोना संक्रमितों की संख्या महज 21,000 है, तो कोरिया में महज 10,000। स्वीडन में संक्रमितों की संख्या भारत की आधी है, तो दक्षिण कोरिया संक्रमितों की संख्या भारत की महज 1/4 है। सवाल है कि कोरोना के मोर्चे पर दुनिया के दूसरे देश कहां चूक गए? जवाब सीधा सा है, दृष्टि या विजन के मोर्चे पर। दुनिया के देशों ने कोरोना से लड़ने के लिए बस सामाजिक दूरी और लॉकडाउन ही रामबाण माना। इस चक्कर में तमाम देशों ने अपने अर्थव्यवस्था का बैंड बजाकर रख दिया। भारत जैसे विकासशील देशों में जब लॉकडाउन के कारण कोरोना से ज्यादा भूख से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने का डर पैदा हुआ, तो अचानक 5 हफ्ते बाद व्यापारिक गतिविधि शुरू करने का फरमान सुनाया गया। 5 हफ्ते में ही सरकार को पता चल गया कि महानगरों में फंसे अलग अलग राज्यों के 1 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में संभालना उसके बस की बात नहीं है। परिणाम स्वरूप पहले बस तो बाद में रेलगाड़ियों ने प्रवासी मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचाने का फरमान जारी किया। हालांकि इस अदूरदर्शिता में पहले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था गहरी नींद में सोने के कगार पर पहुंच गई है। भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित तमाम देशों के नेतृत्व ने लॉकडाउन के कारण पैदा होने वाले संकट का ना तो आकलन किया और ना ही इस स्थिति को संभालने की तैयारी की। इस अदूरदर्शिता के कारण दुनिया के देशों ने कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन की राह पर बिना सोचे समझे चलने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान जमीनी स्तर पर तैयारी के मामले में ये देश बुरी तरह पिछड़ गए। मसलन दक्षिण कोरिया का उदाहरण लीजिए। कोरोना के खतरे को भांपते हुए इस देश ने फरवरी महीने में ही कोरोना वायरस टेस्ट फोर्स का गठन किया। पहले मरीजों की पहचान, फिर जांच और इसके बाद क्वारंटाइन करने की बृहद योजना पर अमल किया। इस कड़ी में स्वीडन ने लॉकडाउन और शारीरिक दूरी जैसे सख्त नियम लागू करने के बदले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के तमाम उपाय किए।
इस जागरूकता और सरकार की पूर्व तैयारियों का ही नतीजा है कि स्वीडन के 20% आईसीयू बेड आज भी खाली पड़े हैं। भारत या दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीतिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता हमेशा से बड़ा नुकसान पहुंचाती रही है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक नेतृत्व अपनी क्षमता के इस्तेमाल के बदले नौकरशाही पर आश्रित हो जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देश की नौकरशाही बहुत से पहलुओं पर जमीन से बुरी तरह कटी हुई है। इसी वजह से कई मोर्चे पर नौकरशाही हद दर्जे की अमानवीय फैसले भी ले लेती है। नौकरशाही का पहला और अंतिम उद्देश्य अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने का होता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का ईमानदार तबका भविष्य पर भावी संकट के मद्देनजर सही सलाह देने और सही योजना बनाने पर अपना परामर्श देने से परहेज बरतता है। कोरोना के ही एक मोर्चे को लीजिए। लॉकडाउन का तीसरी बार बढ़ना क्या संकेत देता है? लॉकडाउन लागू करने से पहले और इसके शुरुआती दौर में सरकार ने जिन स्थितियों से परहेज बरतने का कड़ा संदेश दिया था, अब उसी मोर्चे पर उसका रुख ढुलमुल है। पहले कोरोना संक्रमण से दूर रहने वाले इलाकों में भी व्यापारिक गतिविधियां की अनुमति नहीं दी। अब शुक्रवार को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भी कई व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के साथ शराब की बिक्री की छूट दे दी। पहले प्रवासी मजदूरों को महानगरों में ही रोके रखने का निर्देश दिया। 5 हफ्ते बाद पहले बस से और बाद में विशेष ट्रेन से इन्हें अपने राज्यों में पहुंचाने की छूट दी। सवाल है कि क्या सरकार को पता नहीं था कि व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण देश के एक बड़े वर्ग के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी? क्या उसे नहीं पता था कि लॉकडाउन में देश के महानगरों में अलग अलग राज्यों में 1 करोड़ से भी अधिक प्रवासी मजदूर फंसे हैं? अगर पता था कि इन्हें रोकने के लिए जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए? सरकार को यह बाद में आभास क्यों हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को रोके रखना उसकी बस में नहीं है? फिर जब ये संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है, तब किसके दिमाग में बचकाना ख्याल आया कि इन्हें महज बसों के जरिए इनके राज्यों में भेजा जा सकता है? जाहिर तौर पर अगर नेतृत्व दूरदर्शी और परिपक्व होता तो उसे यह भी पता होता कि कोरोना मर्ज का एकमात्र इलाज लॉकडाउन या शारीरिक दूरी ही नहीं है। उसे यह भी पता होता कि विकासशील देशों में कोरोना से खतरनाक वायरस भूख का वायरस है। क्या नेतृत्व को कोरोना के साथ साथ भूख के वायरस का भी हल नहीं ढूंढना चाहिए था? सवाल कई हैं। ये ऐसे सवाल हैं जब देश के कोरोना की छाया से मुक्त होने के बाद शिद्दत के साथ लोगों के मन में भी उठेंगे। नमस्कार।